हेलो गाइस, वेलकम टू इफ्रा ट्यूबर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो टॉपिक में जाते हैं। आज की टॉपिक है पैसा। पैसा कैसे एवेल्युएट हुआ, यूएस की करेंसी को टॉप करेंसी और ग्लोबल करेंसी क्यों माना जाता है, और गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, निक्सन शॉक क्या है, इस सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान 8 से 9 घंटे ऑफिसों में या दुकानों में काम करके पैसा को कमाता है। इसका रीज़न क्या है? प्रिंटिंग मशीन्स तो गवर्नमेंट के पास ही होती है, लेकिन गवर्नमेंट दिन रात पैसा प्रिंट क्यों नहीं करती और लोगों में क्यों नहीं बढ़ती? गरीबी अगर हटानी है तो गवर्नमेंट तो पैसा प्रिंट करके अगर लोगों में बांट देते हैं तो गरीबी मिट जाती है। ये सब ने आप किसी ना किसी टाइम पे सोचा होगा, लेकिन ऐसे नहीं होता है दोस्तों। मान लीजिए आपके पास एक 2 व्हीलर है, आप उसको बेचना चाहते हैं और आपने उसका ऐड आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे या OLX पे या क्विकर पे डाल दिया है और उसका प्राइस आपने रखा है कम से कम 1000 रुपये बाइक का प्राइस मान लीजिए। तो आपको इतने मैसेजेस आएंगे OLX या क्विकर और व्हाट्सएप पे, मान लीजिए 1000 लोग उसको ख़रीदने के लिए तैयार है 1000 रुपये में। तो आप लोग 1000 लोग तैयार है ख़रीदने के लिए, तो आप क्या करेंगे? उसके प्राइस को 1000 से 5000 कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है वो चीज़ ख़रीदने में। तब 5000 कर दिया है आपने प्राइस, तो 100 लोग इंटरेस्टेड होंगे जो 5000 में ख़रीदने के लिए। तो अभी आपके पास वैल्यू है बाइक की 5000 और आपके पास ख़रीदने वाले 100 है। तो आप क्या करोगे? उसका प्राइस बढ़ाते जाओगे, कहाँ तक कि एक आदमी ख़रीदने के लिए रेडी हो। मान लीजिए 20,000 में एक आदमी ख़रीदने के लिए रेडी हो, आप तब तक प्राइस बढ़ाओगे ताकि आपकी सेकेंड हैंड बाइक सेल हो सके 20,000 में। इसी को कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई एक ही थी, आपके पास एक बाइक थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, आप तब तक प्राइस बढ़ाया, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड होने तक आपने प्राइस को बढ़ाया था। और एक एग्जांपल में समझते हैं। एक कार की कंपनी है और वो कार की कंपनी ने 100 कारों को बनाया है, तो उसका प्राइस रख दिया है 1 लाख रुपये। तो जितने लोग जाएंगे कार ख़रीदने, जिसके पास 1 लाख रुपया है वो कार ख़रीदने के लिए जाएगा। मान लीजिए 100 आदमी हैं तो 100 आदमी कार ख़रीद लेंगे। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने पैसा छपाया है फुल और आपस में पब्लिक में बांट दिया है और मार्केट में बहुत पैसा है। तब क्या होगा? वो 1 लाख की जो कार है वो ख़रीदने के लिए जब 1000 लोग जाएंगे वहाँ पर, तो कार वाला भी सेम करेगा जो आपने किया था आपकी बाइक को बेचने के लिए, प्राइस बढ़ाते जाएगा। तब तक बढ़ाएगा कि 100 आदमी 100 कार ख़रीदने के लिए रेडी हो गए। इससे क्या होता है? प्राइस बढ़ जाता है। गवर्नमेंट अगर पैसे ज़्यादा भी प्रिंट करके आपस में बांट देती है तो उससे सिर्फ महंगाई बढ़ती है, उससे गरीबी दूर नहीं होती है, सिर्फ महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ती है। 2009 में जिम्बाब्वे ने ऐसा ही किया था कि सबसे ज़्यादा नोट्स को प्रिंट किया था और लोगों में बांट दिया था इकनॉमी को सुधारने के लिए। इसके बदले जिम्बाब्वे की इकनॉमी और गिरती गई। इसीलिए गवर्नमेंट के पैसे छापने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। असली फ़ायदा तो तब होता है जब रिसोर्सेस एंड सर्विसेज बढ़ती हैं। एक अमेरिकन डॉलर 83 रुपीस के बराबर है। ये कौन डिसाइड करता है? और अगर डिसाइड भी करते हैं तो हम सबको क्यों मानना पड़ता है? ऐसा क्या हुआ था हिस्ट्री में कि सारी कंट्रीज़ अपनी अपनी करेंसी को छोड़ के US डॉलर को ग्लोबल करेंसी मान रही थी? ऐसी क्या सिचुएशन बनी
जो हर कोई ये पेपर के पीछे पड़ा है। दुनिया में आपको कोई पैसा क्यों देता है? आज के ज़माने में सिर्फ गवर्नमेंट अपने वोट बैंक के लिए फ्री पैसा, मुफ्त में कुछ पैसे देती है। वो उसके अलावा आपको पैसा कौन देता है? आपको अगर पैसा पाना होता है तो आपको काम करना पड़ता है। ऑफिसों में 8-8 घंटे एम्प्लॉय काम करता है पैसे के लिए, और किराना दुकानों में या कहीं भी आदमी काम करता है तो उसको पैसा मिलता है। इसका मतलब आप सर्विस दे रहे हैं और आपको पैसा मिल रहा है। तो पैसे का मतलब ये हो गया, पैसा इज इक्वल टू वैल्यू। जब आप सर्विस दे के कुछ वैल्यू ऐड करते हैं कंपनी को, तो उसका मतलब वैल्यू इज इक्वल टू मनी हो गया है। पहले के ज़माने में लोग अनाज और गेहूं देकर अपना काम करवाते थे। नेक्स्ट, उसके बाद गोल्ड और सिल्वर में ट्रेड होता था, लेकिन गोल्ड को लेकर ट्रैवल करना और उसको मिलावट से बचाना और इसकी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तब गवर्नमेंट ने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया, आपको गोल्ड कैरी करने की ज़रूरत ना रही और आपको गोल्ड बैंक में डिपॉजिट करना है। उसके बदले आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, उसको प्रॉमिसरी नोट कहलाते थे। इस रिसिप्ट के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। आगे चल के ये ही रिसिप्ट पेपर मनी बन गई। ये पेपर की वैल्यू तब बढ़ जाती है तब गवर्नमेंट आपको भरोसा देता है कि इसके ऊपर जितना अमाउंट लिखा है उतनी वैल्यू मिलेगी, यानी सर्विस मिलेगी। नॉर्मल पेपर में और करेंसी में यही फ़र्क होता है। गवर्नमेंट की सिग्नेचर यानी गवर्नर की सिग्नेचर, और गवर्नमेंट आपको वचन देती है कि इस पे जितना अमाउंट लिखा है उतना सर्विस आपको मिलेगा या उतना वैल्यू आपको मिलेगी। सो सब लोग इसको ट्रस्ट करते हैं। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ 500 और 1000 के नोटों का, तब गवर्नमेंट ने अपना वचन वापस ले लिया था। गवर्नमेंट ने अपना वचन वापस लेने से 500 और 1000 के नोट पेपर बन गई थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। इंडिया में तो अपनी करेंसी चलेगी, और अगर आपको दूसरी कंट्री में ट्रेड करना चाहते हैं तो वो क्यों मानेगा कि इंडियन गवर्नमेंट की और इंडियन गवर्नमेंट के वचन को क्यों मानेगा? अगर हमें भी दूसरी करेंसी मिल गई या दूसरी कंट्री की करेंसी मिल गई तो हम भी क्यों मानेंगे उसके वैल्यू को? मान लो हमें दूसरी कंट्री की करेंसी मिल गई, अगर वो कंट्री एक्सेप्टेंसी नहीं है तो उसका वैल्यू तो ज़ीरो रहेगा यहाँ पे। उस समय पे हर कंट्री में ऐसा प्रॉब्लम था कि कोई एक ऐसी करेंसी नहीं थी जिस पे हर कंट्री को विश्वास था। लेकिन हर कंट्री को गोल्ड और सिल्वर पे ट्रस्ट था, लेकिन गोल्ड को कैरी करना आसान नहीं था। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए लाया गया था द गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड एक ऐसा रूल था, इसमें कंट्री के करेंसी को गोल्ड से अटैच कर दिया। एग्जाम्पल समझिए, इंडिया ने अनाउंस किया कि 1 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 50 रुपये है। इसका मतलब अगर कोई 50 रुपये लाएगा उसको 1 ग्राम गोल्ड मिलेगा, और कोई 1 ग्राम गोल्ड लाएगा तो उसको 50 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही यूएस ने अनाउंस किया, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 1 ग्राम गोल्ड का प्राइस $2। इसका मतलब हो गया $2 इक्वल्स टू 50 रुपये, क्योंकि इंडिया का 1 ग्राम गोल्ड 50 रुपये के बराबर है और यूएस में $2 के। इसका मतलब हो गया $2 इक्वल्स टू 50 रुपये। अब $1 का अपन हिसाब लगाएंगे तो 25 रुपये हो जाता है। इससे दोनों कंट्रीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो भी करेंसी आ रही थी ट्रेड में, इसको कभी भी गोल्ड में कन्वर्ट किया जा सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट ने अग्रीमेंट कर दिया था कि गोल्ड स्टैंडर्ड रूल से। गोल्ड स्टैंडर्ड में भी एक प्रॉब्लम था। मान लो कि आप किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड किया और आपके पास वो कंट्री के करेंसी आपके पास आ गई। जब आप गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए करेंसी ले गए, अगर आपके पास समझ लीजिए $1 की करेंसी आ गई है, $1,00,000 आ गई है समझिए, आपने जब वो करेंसी को गोल्ड में कन्वर्ट कराने के लिए
यूएस के पास गए तो यूएस के पास गोल्ड ही नहीं है। जैसा कि मान लीजिए यूएस के पास गोल्ड ही नहीं है आपको देने के लिए, इसीलिए ये रूल बना गया था कि एक कंट्री उतना ही पैसा प्रिंट कर सकती है जितना गोल्ड वो कंट्री के पास हो, ताकि दूसरी कंट्री जब करेंसी में ट्रेड करती है तो उसको एक्सचेंज में गोल्ड मिल सके। करेंसी एक मीडियम था, ट्रेड गोल्ड में ही हो रहा था। जब गोल्ड स्टैंडर्ड सही था तो इसको हटाया क्यों गया और यूएस डॉलर को क्यों बेस बना दिया गया? उस समय पे यूएस एक हथियार का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस था यूएस के पास। वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2 में कंट्रीज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने करेंसी से हथियार खरीदना शुरू कर दिया। वर्ल्ड का 80% गोल्ड यूएस के पास आ गया था क्योंकि यूएस हथियार एक्सपोर्ट में टॉप में था। दूसरी कंट्रीज कर्जे में थी और यूएस के पास गोल्ड इतना था कि गोल्ड का स्टैंडर्ड वो जो था गोल्ड आसमान छू रहा था। ऐसे केस में गोल्ड स्टैंडर्ड पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि कंट्रीज गोल्ड के बिहाफ पे करेंसी छाप के ट्रेड करती थी। तब गोल्ड ही नहीं हो तो ट्रेड कहाँ से होगा? ट्रेड नहीं होगा तो अर्निंग कैसे होगी? 1944 में एक मीटिंग होती है, इसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसमें आईएमएफ एंड आईबीआरडी ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती है। आईबीआरडी जो करंट कंट्रीज वार में ख़त्म हुई उनको मदद करती थी और उसको रीबिल्ड करती थी, इकोनॉमी स्टेबलाइज करना। आज के टाइम पे इसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। आईएमएफ का पर्पस था कंट्री आपस में ट्रेड कर सके। आज भी अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली फंसती है तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन मदद करती है। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि बाकी कंट्रीज़ के पास गोल्ड नहीं है तो गोल्ड की जगह यूएस डॉलर में ट्रेड करें। क्यों ओनली यूएस डॉलर को बेस बनाया था? क्योंकि यूएस एक ऐसी कंट्री थी जिसके पास इतना गोल्ड था, गोल्ड की वैल्यू में डॉलर बना के ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी। और यूएस गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था कोई भी यूएस करेंसी लाके गोल्ड ले सकता है या फिर गोल्ड लाके करेंसी ले सकता है। इसी वजह से यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी हो गई और कंट्रीज के इकोनॉमी भी सुधरने लगी। यूएस और वियतनाम का वार जब हुआ, यूएस की इकोनॉमी डिप हो रही थी। 1965 में चार्ल्स डी गॉले फ्रांस प्रेसिडेंट है, यूएस डॉलर्स अपने शिप्स से भेजा के गोल्ड को वापस ला लिया था। दूसरे कंट्रीज़ भी ऐसी ही करना शुरू कर दिया था कि यूएस को डॉलर्स देके अपना गोल्ड वापस ला रही थी। अमेरिका ने गोल्ड से ज़्यादा डॉलर प्रिंट करके ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया था। वर्ल्ड में डॉलर्स घूम रहे थे और यूएस का गोल्ड रिजर्व तेज़ी से कम हो रहा था, इकनॉमी नीचे जा रही थी। 1971 में यूएस प्रेसिडेंट निक्सन डॉलर करेंसी को गोल्ड के लिंक से हटा दिया था। इसी को निक्सन शॉक कहा जाता है। इसका मतलब गोल्ड टू डॉलर, डॉलर टू गोल्ड कन्वर्ट नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका था ये। लेकिन सारी कंट्रीज़ के रिजर्व्स डॉलर में थे तो कंट्रीज़ की मजबूरी बन गई थी डॉलर में ट्रेड करने और डॉलर ग्लोबल करेंसी के रूप में सामने आ गया। किसी कंट्री की करेंसी कम और किसी कंट्री की करेंसी ज़्यादा कौन डिसाइड करता है? $1 1 रुपये के बराबर था। आज की करेंसी वैल्यू $1 लगभग 83 रुपीज़ के आसपास है। ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होता है। अगर आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं तो पहले आपको करेंसी एक्सचेंज करना पड़ता है। अगर आप यूएस में जाना चाहते हैं तो आपको पहले इंडियन करेंसी दे के यूएस करेंसी को लेना पड़ता है। जो कंट्रीज ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, जो कि सर्विसेज रिसोर्सेज की ज़्यादा डिमांड होती है बाकी कंट्रीज़ में,
उस कंट्रीज़ की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।